हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू श्री जी आई एस। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। आज के वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, जल जीवन मिशन, भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भाभ्या स्कीम और रिलीफ स्कीम को डिटेल में डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाभ्या स्कीम की। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी। यानी अभी जो स्कीम है ये भारत औद्योगिक विकास योजना, इसके अंतर्गत 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क अक्रॉस द कंट्री इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखिए समझ लेते हैं कि प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क एग्जैक्टली होते क्या हैं, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज एरिया से है जहां फैक्ट्री या इंडस्ट्री शुरू करने के लिए सब कुछ पहले से रेडी होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो की इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए ज़रूरी होता है, किसी भी इंडस्ट्री को वहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए तो की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि रेडीमेड फैक्ट्री बिल्डिंग हो, है ना, वहाँ से पहले से इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट, ड्रेनेज, प्री अप्रूवल फैसिलिटी, ये सभी की सभी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हो। प्ले का मतलब है आप बस अपनी मशीन लगाओ और प्रोडक्शन स्टार्ट करो, इसका मतलब है प्लग, राइट ना। तो गवर्नमेंट एग्जैक्टली क्यों इसको प्रमोट कर रही है, तो इसके सबसे पीछे जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाता है ये, राइट ना। फॉरेस्ट जो फॉरेन कंपनीज हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग फास्ट होती है, जॉब क्रिएशन होगा। तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम पर बहुत ध्यान दिया है अभी रिसेंटली। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस करते हैं, राइट। इस स्कीम के तहत तो इसका एम क्या है, टू डेवलप वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, अनलॉकिंग मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल एंड ड्राइविंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, राइट। यहाँ पर आप इसको देखेंगे स्कीम में, देखिए 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप किए जाएंगे। जैसा मैंने अभी बात की थी कि प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रीज एग्जैक्टली होती क्या है ना। यहाँ पर एक और चीज़ है, 100 to 1000 एकर्स पर पार्क। जो साइज रेंज, जो पार्क का जो साइज रहेगी वो कितनी होगी, 100 से लेके 1000 एकड़ बेसिकली पर पार्क, है ना। और इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट पर एकड़ कितना दिया जाएगा, 1 करोड़। ये देखिए प्लेन्स के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बजट का आउटले आपको ध्यान रखना है कि मोर देन 33,000 करोड़, राइट। लगभग 33,000 करोड़ से ज़्यादा का इसका बजट आउटले है। और दूसरा है यहाँ पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है या जो पार्क है उनका साइज़ क्या रहने वाला है, साइज़ रेंज ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए इसमें है, ठीक है। ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर कवर्ड है। ये देखिए एक प्रोजेक्ट बेसिस पर स्टार्ट नहीं की जा रही, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें सारी स्टेट में क्या किया जाएगा, जो पार्क हैं सारे सभी स्टेट में इस्टेब्लिश किए जाने। इसको लेके चैलेंजेस क्या हैं या इसकी मॉडल जो एजेंसी है वो कौन है ना। तो NICDC इसकी मॉडल जो नोडल एजेंसी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, इसको ध्यान रखना है। 3 वे में क्या है, ये पार्टनरशिप है, सेंटर, स्टेट एंड गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, यानी तीनों को मिला के इसके साथ में काम करेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम डिटेल में देखते हैं और इसके रिगार्डिंग। Under the scheme, industrial park ranging from 100 to 1000 acres will be taken up for the development with the financial support up to 1 crore per acre, right? तो ये पार्क का जो साइज रहेगा वो कितना रहेगा, 100 से लेकर 1000 एकड़ के समथिंग। और पर एकड़ पर सरकार की तरफ से जो फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा वो कितना रहने वाला है, यहाँ पर याद रखना है 1 करोड़ पर एकड़ पर रहने वाला है। सपोज दैट कि किसी ने 1 एकड़ का मतलब 100 एकड़ लिया है ना। तो 100 एकड़ पर तो सरकार कितना, 100 करोड़ रुपए उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। दीज पार्क्स विल हैव कोर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इंटरनेट, रोड्स, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, ड्रेनेज, कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, ITC एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जैसे मैंने बताया था कि जो पार्क हैं, राइट, प्लग एंड प्ले पार्क हैं, इनकी खूबी यही होती है कि वहाँ पे यहाँ पे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा पहले से ऑलरेडी, राइट। द सपोर्ट ऑफ एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड अप टू 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट रहेगी उसका एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वहाँ पे कितना परसेंट, 25% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी है ना गवर्नमेंट, राइट। इसको ध्यान रखना है हमको। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम बात करते हैं तो भाभ्या स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट
क्रिएट एंड सिग्निफिकेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये इसकी बेसिकली सिग्निफिकेंस है कि अगर इस तरह के पार्क इस्टेब्लिश किए जाएंगे तो भारत में लैक्स ऑफ जॉब क्रिएट होंगे। इसके माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लॉजिस्टिक एंड जो सर्विस है बेसिकली वो अट्रैक्ट करेगा, है ना, जो इन्वेस्टमेंट है उनको, है ना। तो इसको हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें जो पॉइंट है, देयर वुड बी रेडी बिल्ट फैक्ट्री सेट्स बिल्ड टू शो स्वीट यूनिट्स रहेंगे इसमें, टेस्टिंग लैब रहेंगे, वेयर हाउसिंग एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी रहने वाला है, राइट, इंक्लूडिंग हाउस फॉर वर्कर्स। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है बिल्ट टू स्वीट यूनिट्स, है ना, ऐसी फैक्ट्री वेयर हाउस जो किसी एक कंपनी की स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन और बिल्ड की जाती हैं, इनको हम बोलते हैं बिल्ट टू स्वीट यूनिट्स, राइट। मतलब कंपनी बताएगी कि उसे क्या चाहिए और डेवलपर जो होते हैं उसके हिसाब से पूरा यूनिट बनाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो एक कंपनी को चाहिए हाई सीलिंग फैक्ट्री या स्पेशल मशीनरी लेआउट, एक्स्ट्रा पावर बैकअप, तो जो डेवलपर हैं एग्जैक्ट वैसा ही बिल्डिंग बनाएंगे। इसी को बोलते हैं बिल्ड टू स्वीट यूनिट कहते हैं इसी को, है ना, बिल्ड टू स्वीट यूनिट, इसको हम लोग समझा यहाँ पर। तो ध्यान रखना है यहाँ पर देयर वुड बी रेडी बिल्ड फैक्ट्री सेट्स बिल्ड टू स्वीट यूनिट्स रहेंगे, टेस्टिंग लैब रहेंगे, वेयर हाउसिंग एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग वेयर हाउस फॉर द वर्कर्स, राइट। यहाँ पर वर्कर्स के रहने के लिए भी व्यवस्था रहेगी, हाउस रहेंगे, ये भी है। लेवरेजिंग द सक्सेस इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज developed under the National Industrial Corridor Development Programs framework, Bhavya will be implemented in the partnership with the state and private sector। तो ध्यान रखना यहाँ पे प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट है इनको भी इसके अंतर्गत क्या किया है, पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया जाएगा, है ना, क्योंकि सभी राज्यों में ये स्कीम बेसिकली लॉन्च की जाएगी। तो हम जैसे पहले हमने इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी योजना स्टार्ट की थी, उसी की तर्ज पर, है ना, उसी से प्रभावित होकर हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है वो कैसे होगा यहाँ पर, तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन अंडर द स्कीम विल बी अंडरटेकन थ्रू अ चैलेंज मोड। चैलेंज बोर्ड में क्या होगा, इंश्योरिंग दैट ओनली हाई क्वालिटी रिफॉर्म ओरिएंटेड एंड इन्वेस्टमेंट रेडी प्रपोजल्स आर टेकन फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहले थे हाई क्वालिटी के रिफॉर्म ओरिएंटेड एंड इन्वेस्टमेंट रेडी प्रपोजल्स, ये सब इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, है ना, सबसे पहले इस स्कीम में, राइट। अब देखिए यहाँ पर बात करने कि द इंडस्ट्रियल पार्क्स विल बी डिजाइंड एज अ फ्यूचरिस्टिक एंड सस्टेनेबल इकोसिस्टम अलाइनिंग विद द पीएम गति शक्ति प्रिंसिपल्स टू इनेबल सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड एफिशिएंट लास्ट माइल एक्सेस, राइट। जैसे आप समझते हैं कि सरकार ने पीएम गति शक्ति जो योजना स्टार्ट की थी, है ना, उसी से क्या है ये अलाइन करेगी, राइट, ये स्कीम। तो हमको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमको जानना है कि टू स्ट्रेंथन द लॉजिस्टिक सेक्टर द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया था कि एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी स्टार्ट की थी 2022 में, सितंबर 2022 में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, राइट। इसका जो एम था लॉजिस्टिक सिस्टम को इंटीग्रेट करना या इसको एफिशिएंट बनाना या इसका कॉस्ट इफेक्टिव बनाना। अब लॉजिस्टिक सिस्टम एग्जैक्टली क्या होता है इसको समझते हैं। ये लॉजिस्टिक सिस्टम ही होता है, सपोज दैट आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई जो कोई प्रोडक्ट है उसको ऑर्डर करते हैं, फिर जब ऑर्डर से लेकर जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री लेआउट से लेकर जो पूरा सिस्टम है, वो चैन बनी हुई है आपके घर तक प्रोडक्ट आने तक, डिलीवरी होने तक का जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक। अब इस लॉजिस्टिक कॉस्ट को हमको रिड्यूस करना है बेसिकली। इसके लिए हमने क्या किया, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इसको लॉन्च किया था 2022 में, है ना। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत हमारा एक टारगेट था कि अभी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है ना, वो 13 से 14% जीडीपी के जो हमारा जीडीपी है उसका 13 से 14% लगभग रहता है, उसको घटा के हमको कितना करना है, 8% तक लेके आना है और इंडिया को टॉप 25 लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंतर्गत लाना है। ये हमारा इसमें जो की टारगेट है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो स्कीम है इसको भी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत बेसिकली लॉन्च किया गया है ना। अब इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन इससे कुछ की जो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे
यूएलआईपी यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है, डिजिटल इंटीग्रेशन बेसिकली करने की बात की गई, आईडीएस है, इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम है, या डेटा शेयरिंग अक्रॉस मिनिस्ट्रीज बेसिकली, ई लॉग्स है, जो इंडस्ट्रियल इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये मैकेनिज्म ई लॉग्स, एसआईजी है, सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप, मॉनिटरिंग एंड रिफॉर्म्स बेसिकली, ये हमारी जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसके अंतर्गत ये सब सारी चीज़ें हैं। और लॉजिस्टिक हमने समझा कि लॉजिस्टिक एग्जैक्टली क्या होता है कि सामान जो गुड्स है या जो सर्विसेज हैं एक जगह से जो दूसरी जगह तक सही टाइम पर सही तरीके से पहुंचाने की जो प्लानिंग और मैनेजमेंट है उसी को हम लॉजिस्टिक बोलते हैं, है ना। जैसे प्रोडक्ट वेयर हाउस में रखा जाता है, वहाँ से पैक हुआ, फिर ट्रैक या प्लान के माध्यम से ट्रेवल किया, फिर डिलीवरी बॉय ने आपके घर तक पहुंचाया, इस पूरे प्रोसेस को लॉजिस्टिक्स कहते हैं, है ना। अब लॉजिस्टिक्स में हम बेसिकली क्या क्या आता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, रोड रेल एयर शिप, राइट, वेयर हाउसिंग है, इन्वेंट्रीज मैनेजमेंट है ना, यहाँ पे ट्रैकिंग है, डिलीवरी प्लानिंग है, ये सभी की सभी चीज़ें आती हैं लॉजिस्टिक्स। तो सरकार चाहती है कि इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत हमको जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, ये सरकार का हमारा टारगेट है, राइट। तो लॉजिस्टिक टारगेट ऑफ एलएलपी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक इन इंडिया, इंप्रूव द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग एंड एवर टू बिकम 25 कंट्रीज इन द 2030, ये हमारा टारगेट है। इसके अंतर्गत जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा जो टारगेट है एनएलपी के अंतर्गत, है ना, ये जो हमारी बेसिकली पॉलिसी है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, उसमें की टारगेट है कि इंडिया को टॉप 25 इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंतर्गत लेके आना है 2030 तक, है ना। ये तभी हो पाएगा जब हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो है कि इसको लॉन्च किसने किया है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, राइट ना। यहाँ पर किसने, नेशनल लॉजिस्टिकल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, फ्रेमवर्क इसके अंतर्गत, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, विल बी इम्प्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप विद द स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर्स, राइट ना। चलिए अब दूसरी स्कीम जो है हमारी इम्पोर्टेंट स्कीम है रिलीफ स्कीम। इसके रिगार्डिंग हम लोग देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है रिलायंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि अभी मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में क्या डिसरप्शन आया है ना। बहुत सारे हमारे जो शिप्स हैं बेसिकली स्टक हो गए हैं, और बहुत सारे जो शिप पहले से बेसिकली परचेज के मोड में थे, यानी, है ना, तो उनको लेकर बहुत सारी चैलेंजेस आए हैं। तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस स्कीम का जो बजट आउटले है वो कितना है, 497 करोड़ रिलीफ स्कीम्स, है ना, सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर्स हिट बाय वेस्ट एशिया क्राइसिस, ये आपको ध्यान रखना है। तो रिलीफ स्कीम किसके लिए है, जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे देश के, या बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं या इम्पोर्ट करते हैं, विशेषकर जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है। तो ऐसे जो सब एक्सपोर्टर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना सरकार की तरफ से, है ना। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि देखिए, रिलीफ कवर्स both eligible past shipments and prospective exports with a strong focus on MSME export, right, support, right ना। इसमें सरकार क्या करेगी, जो एलिजिबल पास्ट शिपमेंट्स हैं, पास्ट शिपमेंट्स मतलब जिन लोगों ने पहले ही ऑर्डर दे रखा था आज से 1 महीना पहले ही, अब उनका शिपमेंट चूँकि इसकी वजह से जो हर्डल्स हुए हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को क्लोज कर दिया गया है ईरान के द्वारा, तो ऐसे शिपमेंट भी इसके अंदर कवर है। दूसरा है जो आगे आने वाले शिपमेंट्स हैं, प्रोस्पेक्टिव एक्सपोर्ट्स हैं बेसिकली, उसको भी इसके अंतर्गत रखा गया है ना। तो हमको बेसिकली दोनों चीज़ें याद रखना है इसके साथ में कि, है ना। दूसरा है यहाँ पे बात करें, स्कीम टू ईज प्रेशर ऑन एक्सपोर्टर्स facing trade disruption due to the widespread logistic challenges including near doubling of freight and fuel cost। यह हम लोग समझते ही हैं कि अभी जो फ्रेट एंड फ्यूल कॉस्ट है बेसिकली वो क्या हो गई, डबल हो गई है लगभग। पहले सपोज दैट कि हम दुबई से कोई भी शिपमेंट बेसिकली लेकर आते थे तो उसका कॉस्ट सपोज दैट 1000 करोड़ थी, अभी डबल हो गई, लगभग 2000 करोड़ हो गई है ना। तो लॉजिस्टिकल चैलेंज बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़ा है। इससे क्या हुआ, जो हमारे देश के एक्सपोर्टर्स हैं उन पर प्रेशर बढ़ा है। इसी प्रेशर को ईज़ करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए सरकार ये स्कीम लेकर आती है
है ना। अब रिलीफ स्कीम वुड इंक्लूड ऑटोमेटिक एक्सटेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड पोटेंशियल फाइनेंशियल मेजर टू मैनेज शिपिंग डिलेज एंड वुड मेनली इंक्लूड कंसाइनमेंट डिसेंटो फॉर डिलीवरी ऑफ ट्रांसशिपमेंट ऑफ यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान, है ना, बहरीन, इराक, ईरान, ये जो मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं इंक्लूडिंग कतर है, इज़राइल है, यमन है, यहाँ पर शिपमेंट हमारे जो शिपिंग है वो डिले ना हो, है ना, इनको मैनेज करना, लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है ना, और ऑटोमेटिक एक्सटेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, राइट। ये सारे के सारे तो क्या होगा कि हमारा जो एक्सपोर्टर्स है उन पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, इसीलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इट अनाउंस अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। अब देखिए ये इसको किसके अंतर्गत बेसिकली अनाउंस किया गया है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है हमारा, उसके अंतर्गत इसको अनाउंस किया गया। द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। अब इसको जो है ये एजेंसी है ईसीजीसी, है ना, ये क्या करेगी, ये नोडल एजेंसी है, ये इसको इम्प्लीमेंट करेगी। इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेरिफिकेशन करेगी, क्लेम प्रोसेसिंग, डिसबर्समेंट एंड मॉनिटरिंग, राइट। कि सपोज दैट कोई शिपमेंट है फंसा हुआ है, उसको कोई घटा हुआ या अटैक हो गया है, राइट, तो क्या करेगा, पैसा जो है वो डिसबर्समेंट होगा, तो इस स्कीम के माध्यम से यही पूरा वेरिफिकेशन करेगी, क्लेम प्रोसेसिंग, डिसबर्समेंट एंड मॉनिटरिंग जो रहेगी वो इसी के माध्यम से होने वाला है। तो ध्यान रखना है द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, है ना, ये बेसिकली कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत एक जो है संस्था है या डिपार्टमेंट बोले हम उसको, ऐसा ना, तो कॉरपोरेशन, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देयर आर 3 कीज कंपोनेंट ऑफ दिस स्कीम। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, है ना। यहाँ पर क्या क्या कवर किया गया, की कंपोनेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले एनहेंस्ड इंश्योरेंस कवरेज, जो इंश्योरेंस कवरेज है उसको बढ़ा दिया गया। किन पर, एक्सपोर्टर्स विद एग्जिस्टिंग ईसीजीसी इंश्योरेंस विल रिसीव अप टू 100% रिस्क कवरेज फॉर एलिजिबल कंसाइनमेंट शिफ्ट बिटवीन फरवरी 14 एंड मार्च 15 2026 विदाउट एडिशनल कॉस्ट। अब देखिए जो ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जिनके पास ईसीजीसी इंश्योरेंस कवर है पहले से, ईसीजीसी मतलब द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के माध्यम से क्या किया जाता है, इनको इंश्योरेंस गारंटी प्रोवाइड की जाती है। अब ये फरवरी 14 से लेके और मार्च 15 तक के बीच में अगर इनके पास रिस्क कवरेज है, बेसिकली इन्होंने इंश्योरेंस का करार रखा है, तो ये 100% उसके क्या है ना, कवर्ड है। जैसे सपोज दैट कि ये कोई शिपमेंट है, कोई जहाज है और यूएई से उसको भारत आना था और उसने पहले से ही ईसीजीसी के साथ इंश्योरेंस का करार रखा है ना। अब वो 14 तारीख के बीच या 15 या 16 को 14 या 15 फरवरी को आना था उसको, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर वो स्टक हो जाता है, तो वो 100% उसको रिस्क कवर जो रहेगा उसका 100% रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं सपोर्ट फॉर अपकमिंग शिपमेंट। अब जो अपकमिंग शिपमेंट है, सपोज 16 मार्च के बाद जून तक, 15 जून तक जो अपकमिंग शिपमेंट्स हैं, उनका जो रिस्क कवरेज रहने वाला है वो 95% रहने वाला है ना। 95% गवर्नमेंट क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी, है ना। थर्ड है रिलीफ फॉर एमएसएमई, ये की कंपोनेंट है। तो स्मॉल एक्सपोर्टर्स विदाउट ईसीजीसी कवर ड्यूरिंग द डिसरप्शन पीरियड विल बी एलिजिबल फॉर partial reimbursement of up to 50% of increased freight and insurance costs subject to ceiling of 50 लाख पर एक्सपोर्टर्स। अब देखिए यहाँ पर जो एमएसएमई है इनको एक बड़ा रिलीफ दिया गया है सरकार के द्वारा। ऐसे स्मॉल एक्सपोर्टर्स जिनके पास ईसीजीसी कवर नहीं, इंश्योरेंस कवर नहीं है सपोज दैट, और इसी पीरियड के दौरान जो डिसरप्शन हुआ है, तो जो भी एलिजिबल बेसिकली एक्सपोर्टर्स हैं उनको पार्शियली रीइंबर्समेंट दिया जाएगा लगभग 50% के समथिंग, है ना। और इंक्रीज फ्रेट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट जो रहेगी उसके परसेंट के हिसाब से बात करते हैं। और यहाँ पर सीलिंग क्या है, 50 लाख पर एक्सपोर्टर्स, यानी 50 लाख से जो ज़्यादा एक्सपोर्टर्स, मतलब ऐसा एक्सपोर्टर जो 50 लाख से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता हो, ये सीलिंग रखी गई। तो आपको ध्यान रखना है कि एमएसएमई भी इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं और वहाँ पर सीलिंग रखी गई है कि कोई भी एक्सपोर्टर है 50 लाख पर एक्सपोर्टर, मतलब इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट ना करता हो, राइट। तो ऐसे स्मॉल एक्सपोर्टर्स भी इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं। चलिए इस दोनों के ऊपर 2 क्वेश्चन हैं, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भाग्य स्कीम।
इसका एम टू डेवलप 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क अक्रॉस द कंट्री। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता है ना। ये प्रीलिम्स के उसके पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमको ध्यान रखना है। दूसरा है प्रोजेक्ट सिलेक्शन विल बी अंडरटेकन थ्रू अ चैलेंज मोड। जैसे हमने बात की थी कि जो प्रोजेक्ट का सिलेक्शन होगा वो चैलेंज मोड के अंतर्गत होगा। बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी तक द फंडिंग इन्वॉल्व्स अ पार्टनरशिप बिटवीन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट प्लेयर्स। तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था कि फंडिंग जो रहेगी इन्वॉल्व रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये, और स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसको ध्यान रखना। तो ये तीसरा स्टेटमेंट क्या होता है यहाँ पर, बेसिकली फंडिंग इन्वॉल्व अ पार्टनरशिप बिटवीन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। या फंडिंग के रिगार्डिंग चूंकि यहाँ पर ये क्लॉज था जो रह गया है, तो सारा का सारा 100%, किसी में 100%, किसी में 95%, किसी में क्या किया गया है कि 50% के समथिंग जो कवरेज है बेसिकली वो रखी गई है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें स्टैंड गिवन इज आर करेक्ट, तो 1 2 3 ये तीनों के तीनों इसके अंतर्गत सही है। तो फंडिंग का जरूर ध्यान रखना है, ये क्लॉज इसमें थोड़ा सा रह गया था। तो फंडिंग इन्वॉल्व्स अ पार्टनरशिप बिटवीन द सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट प्लेयर्स, राइट ना। अब बात करते हैं रिलीफ स्कीम की हम। तो रिलीफ स्कीम which was recently in the news is related to the rescue operation for Indian citizens stuck in Iran, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। दूसरा है streamlining the social welfare scheme for the central government, है ना। और तीसरा है ease pressure on exporters facing trade disruption due to the rise in the West Asia, ये भी हो सकता है। decrease the burden of broad examination class, ये नहीं है, तो ये सबसे है सी, राइट। ये जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे देश के, जो ट्रेड डिस्ट्रप्शन फेस कर रहे हैं, वेस्ट एशियन जो क्राइसिस चल रहा है इसकी वजह से, तो यहाँ पर उनको जो प्रेशर है उसको ईज करना है ना, ये इसका आंसर है सी, राइट। होप सो कि ये दोनों स्कीम आप लोगों को समझ में आई होगी। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम है जल जीवन मिशन, इसको हम लोग देखते हैं अब ये न्यूज़ में क्यों है, राइट। इसको लेकर इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अभी कुछ चैलेंज है, इसकी वजह से हमने अभी जल जीवन मिशन 2.0 स्टार्ट किया है। चलिए बात करते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। एमिड कंसर्न ओवर द इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क्स अंडर इन द फर्स्ट फेज ऑफ जल जीवन मिशन, द सेंटर इज सेट टू अंडरटेक a rationalization exercise by the scrutinizing project costing over 100 crore before fund are released to states, right। अब सरकार ने क्या किया है, इसमें करप्शन के बहुत सारे अभी इंसिडेंट आए हैं जल जीवन मिशन को लेकर। दूसरा है कि जो टारगेट था कि हर घर जल योजना, बेसिकली हर घर तक हम टैप वाटर के माध्यम से 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने का हमारा जो टारगेट था उसे मिस कर गए। तो दूसरा है इसमें बहुत सारी कमियां देखी गई, खासकर करप्शन के केसेस देखे गए। तो सरकार ने इसको लेकर थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करना चालू किया। देखिए जल जीवन मिशन विजन अलाइन विद SDG 6 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6 है उससे अलाइन करता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो, है ना। चलिए इसमें सबसे पहले एडुकेट क्वांटिटी 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी या भी हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग कि एक व्यक्ति को 55 लीटर पर डे पोर्टेबल वाटर मिलेगा हर एक हाउस में, है ना। दूसरा सस्टेनेबिलिटी है, सोर्स सिस्टम एंड फाइनेंशियल है, रिलायबिलिटी है, रेगुलर एंड सेफ वाटर मिलेगा, अफोर्डेबिलिटी है, रीजनेबल यूजर्स चार्जेस रहेंगे यहाँ पे, है ना। क्वालिटी है जो BIS मार्का है जो है। दूसरा है इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, बेसिकली ये है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम अबाउट जल जीवन मिशन के रिगार्डिंग। ये लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को, ठीक है। जल जीवन मिशन एम टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर of at least 55 liters every day to every person through functional tap connection to every rural household। इसका एम क्या है जल जीवन मिशन का कि हर एक व्यक्ति को जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है रूरल हाउसहोल्ड में, है ना, उसको पीने का जो पानी है 55 लीटर पर व्यक्ति पर घर, किसके माध्यम से, फंक्शनल टैप कनेक्शन के माध्यम से, अब नल के माध्यम से हर एक व्यक्ति को हर एक घर में हर व्यक्ति के हिसाब से 55 लीटर पानी देगा। तो देखिए एक तो यहाँ आपको याद रखना है 55 लीटर्स जो है ना,
ये पोर्टेबल वाटर, इसका जो लिमिट है वो 55 वाटर है। एवरी डे की बात की गई, एवरी डे टू एवरी पोर्शन। देखिए इसका उद्देश्य ये भी है कि हमको वाटर सेव करना है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी का वेस्टेज होता है, जहाँ पे अभी नलकूप लगे हैं या जो बोरिंग लगा रखी है उसके माध्यम से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी का वेस्टेज होता है। तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है बहुत तेज़ी से, वाटर स्कैसिटी हो रही है, वाटर क्राइसिस पैदा हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरा है वाटर सेव वाटर नहीं है, कई जगह आज भी लाखों लोग क्या करते हैं, पानी की किल्लत है हमारे देश में। जैसे राजस्थान जैसे राज्य हमारे यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, लोग कई किलोमीटर दूर से जाकर पानी लेकर आते हैं। तो इसको शॉर्ट आउट करना है, तो वाटर मैनेजमेंट बेसिकली हर तरीके से और हर घर तक के पानी पहुँचाने की योजना है। इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है जल शक्ति मंत्रालय जो है, बेसिकली ये इसका नोडल मिनिस्ट्री। ओरिजिनली ये जो स्कीम है इसको कंप्लीट होना था 2024 तक। द मिशन डेडलाइन हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड टू 2028। आपको ये याद रखना है कि जब 2019 में ये लॉन्च की गई थी स्कीम, तो 2024 तक ये हमको टारगेट था कि हम हर एक रूरल हाउस होल्ड तक 100% फंक्शनल टैप कनेक्शन के माध्यम से पानी पहुंचा देंगे 2024 तक। बट इस टारगेट से हम लोग चूक गए। उसके कई कारण हैं, उसमें एक तो सबसे बड़ा है करप्शन, ठीक है ना, और चूंकि गवर्नमेंट मशीनरी कुछ ऐसे ही काम करती है ना, तो ये भी है इसका एक कारण है। तो हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड करके अब 2028 तक कर दिया है। तो प्रीलिम्स में ध्यान रखना है कि 2028 की जगह हो सकता है 2027, 2027 पूछे, 2030 पूछे, राइट, 2030 तक भी पूछ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इट इज बेस्ड ऑन कम्युनिटी अप्रोच to water and will include extensive information, education and communication as a key component of the mission। देखिए यहाँ पर क्या कम्युनिटी अप्रोच को बेसिकली, इसमें ये जो स्कीम है वो कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है ना, कम्युनिटी अप्रोच बेस्ड स्कीम है। हम इसे समझते हैं कैसे क्या है, इसके की कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। बॉटम अप प्लानिंग है, कम्युनिटी एंगेजमेंट इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, राइट। देखिए कम्युनिटी एंगेजमेंट से मतलब है कि जो जिस जगह पर बेसिकली, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक पंचायत में क्या किया जाएगा, एक टंकी स्टैब्लिश किया जाएगा, वाटर टैंक स्टैब्लिश किया जाएगा और वहां से हर घर तक नल के थ्रू पानी पहुंचाया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सभी जो कम्युनिटी है उस क्षेत्र की, उनका एंगेजमेंट बढ़ेगा प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, ऑपरेशन में, मेंटेनेंस में। यहाँ विमेन एम्पावरमेंट की भी बात की, इन्वॉल्वमेंट ऑफ विमेन इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड ओएम, राइट। फोकस ऑन फ्यूचर जनरेशन है, इसमें ये भी बात की गई है, प्रोविजन ऑफ टैप वाटर सप्लाई टू स्कूल, ट्राइबल हॉस्टल्स एंड आंगनबाड़ी सेंटर्स। देखिए अभी भी देश में अगर हम बात करें ना, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पोर्टेबल वाटर प्योर नहीं है, बेसिकली पानी पीने योग्य नहीं है, राइट। तो ये तो सबसे बड़ा हेल्थ क्राइसिस भी, हेल्थ क्राइसिस चैलेंज बेसिकली हमारे पैदा करता है, तो उसको भी सॉर्ट आउट करना है इसके माध्यम से। नेक्स्ट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। ग्रे वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, ये इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, रीयूज एंड रिसाइकल वेस्ट वाटर फॉर सोर्स सस्टेनेंस। अब जो वेस्ट वाटर है उसको हम रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, ठीक है ना, इससे क्या होगा, जो सोर्स सस्टेनेंस उसको बचा कर रखें वाटर का, तो इसको बोलते हैं ग्रे वाटर मैनेजमेंट। सोर्स सस्टेनेबिलिटी है, प्रमोट ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड वाटर कंजर्वेशन। देखिए जल जीवन मिशन का केवल एक मात्र ये उद्देश्य नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाना, इसके ये की कंपोनेंट है, आपको याद रखना है। सोर्स सस्टेनेबिलिटी है, वाटर क्वालिटी है, स्किल डेवलपमेंट भी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, विमेन एम्पावरमेंट है, बॉटम अप प्लानिंग है, ये की कंपोनेंट है जल जीवन मिशन के। तो प्रीलिम्स में आपसे ऐसा नहीं कि उसके रिगार्डिंग पूछेगा कि कब स्टार्ट हुई थी, कब लॉन्च हुई थी और कब तक अभी इसको एक्सटेंड किया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कंपोनेंट के रिगार्डिंग, राइट। फंडिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो लार्ज स्टेट्स हैं, लाइक उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है ना, जो मेन हर्टलैंड की स्टेट्स हैं, राजस्थान है, बिहार है, गुजरात है, यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में कितना 50-50 बेसिकली जो फंडिंग पैटर्न है 50-50, यानी 50% जो कॉस्ट वहन करेगा वो केंद्र सरकार वहन करेगी और 50% क्या करेंगे राज्य सरकार इसके अंदर वहन करेंगे। 90 और 10 का जो हिमालय नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बीच में है, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, JNK है, तो यहाँ पर और नॉर्थ ईस्ट की सारी जो स्टेट है वहाँ पे फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा, सेंटर की तरफ से 90% पैसा खर्च किया जाएगा और 10% स्टेट की तरफ से। और ये यूटीज हैं वहाँ पर टोटल जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको ये भी याद रखना है इसके अंतर्गत।
अब देखिए, ये न्यूज़ में क्यों थे, इसके पीछे का कारण क्या है, वो देखते हैं। यहाँ पर मेनली क्या देखा गया, एक ओवर इरेगुलरिटीज, करप्शन, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क देखा गया। जल शक्ति मंत्रालय ने क्या किया कि केंद्र सरकार से इसके लिए आगे जो स्कीम को एक्सटेंड करना है, इसके लिए 2.7 लाख करोड़ रुपीस और मांगे केंद्र सरकार से। अब केंद्र सरकार चूंकि इसमें नाराज हो गई, इसमें इरेगुलरिटीज देखेगी बहुत सारी, करप्शन देखेगा बहुत सारा, और पुअर क्वालिटी वर्क जो है हुआ, इस वजह से नाराज होकर सरकार ने क्या किया, इसके अंतर्गत जो एलोकेशन हुआ है अभी वो 1.5 लाख करोड़ दिया है सरकार ने। इन्होंने मांगा कितना था, 2.7 लाख करोड़, बट सरकार ने क्या किया, इसके लिए जो अप्रूवल दिया है यूनियन कैबिनेट ने, वो 1.5 लाख करोड़ दिया है। अब इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन की गई हैं, है ना। तो ऐड ऑन किया गया विद डिजिटल मैपिंग टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब क्या होगा, इसके माध्यम से डिजिटल मैपिंग की जाएगी। अब ऐसे ही नहीं चलेगा, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश किया जाएगा, इसको बोलते हैं सुजलाम भारत। will also be set up to digitally map the supply system। अब इसके माध्यम से क्या होगा, सुजलाम भारत ऐप ही लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा। अब डिजिटल मैप किया जाएगा पूरे सप्लाई सिस्टम फ्रॉम सोर्स टू टैप, ठीक है ना। यानी जहां से पानी सप्लाई स्टार्ट होगी और जहां तक पानी जाना है, तो सोर्स से लेकर जो टैप है वहां तक का जो पूरा सप्लाई सिस्टम है, इसको डिजिटली मैप किया जाएगा। डिसाइड इन द सेकंड फेज ऑफ जेएमएम, सेपरेट एमओयू विल बी साइंड विद द स्टेट विद इन 3 मंथ्स टू इंश्योर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। अब स्टेट गवर्नमेंट के साथ में क्या किया जाएगा, एमओयू साइन किया जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर नोटेबली द सेंटर हैज आल्सो लेड डाउन 4 कंडीशन फॉर स्टेट टू रिसीव फंड्स। अब ऐसा नहीं होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जल जीवन मिशन के माध्यम से फंड सरकार से ले लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सरकार ने क्या किया, 4 कंडीशन रखती हैं यहाँ पर। एक तो है कि आपको इतने टाइम के दौरान, बेसिकली हमने जो टारगेट दिया उसमें टारगेट के भीतर आपने इसको अचीव नहीं किया, बहुत सारा करप्शन और इस तरह की जो है ना इरेगुलरिटीज पाई गई हैं, तो सरकार ने क्या किया कि यहाँ 4 कंडीशन रख दी है ना। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, जैसे the release of central fund under JM 2.0 will be strictly conditional upon state duties meeting 4 mandatory compliance requirement है। ये यहाँ पर ये कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा, मैंडेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है। यानी केंद्र सरकार ने कहा कि अब जो आपको फंड हम देंगे उसमें क्या करना, आपको 4 कंडीशन है हमारी, उनको मानना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपको एमओयू साइन करना पड़ेगा, जो स्टेट हैं या फिर यूटीज हैं, अब उनको एमओयू साइन करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना पड़ेगा। दूसरा है क्रिएशन ऑफ सुजल गांव आईडी सॉरी, है ना। तो सुजल गांव आईडी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सुजल गांव आईडी का मतलब है जैसे कि हमारा आधार होता है ना, ऐसे गांव की भी एक वोटर आईडी बेसिकली क्या की जाएगी, इसके अंदर क्रिएट की जाएगी टू एंश्योर कंप्लीट डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल रूरल वाटर सप्लाई स्कीम्स। इसके माध्यम से जो ऑल रूरल वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, सभी जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं उनको डिजिटल मैपिंग की जाएगी कंप्लीट तरीके से। ये इंश्योर करना पड़ेगा। टाइमली फाइनेंशियल रिकंसिलिएशन, ये थर्ड है। एंड फोर्थ है नोटिफिकेशन ऑफ स्टेट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसीज। ये 4 बेसिकली इसके अंदर मैंडेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है जो आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमओयू साइन करना पड़ेगा। क्रिएशन सुजल गांव आईडी क्या है वो हम लोग देखेंगे। और दूसरा टाइमली फाइनेंशियल रिकंसिलिएशन है, नोटिफिकेशन ऑफ स्टेट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है ना। अब देखिए अगर मार्च की बात करते हैं टिल मार्च 2020, तो यहाँ पर 8 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इन्होंने एमओयू साइन कर लिया केंद्र सरकार के साथ। यहाँ पर की 11 की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एरिया की बात की गई है, जैसे कि दीज रिफॉर्म्स इंक्लूड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, गवर्नेंस, राइट, सर्विस यूटिलिटी फ्रेमवर्क फॉर रूरल वाटर सप्लाई। जो रूरल वाटर सप्लाई है उसके लिए क्या करना है, सर्विस यूटिलिटी फ्रेमवर्क, है ना। ये है टेक्निकल कंप्लायंस, एफिशिएंट स्कीम इंप्लीमेंटेशन, सिटीजन सेंट्रिक वाटर क्वालिटी गवर्नेंस। देखें यहाँ पर सिटीजन सेंट्रिक वाटर क्वालिटी गवर्नेंस हो गया, राइट। तो ऐसे ये 11 बेसिकली यहाँ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एरियाज हैं जो एमओयू हुआ है। एमओयू के अंतर्गत ये इंप्लीमेंट करना है ना। द एमओयू कवर्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 11 की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एरियाज, ठीक है ना। तो ये देखना है यहाँ पर 11 बेसिकली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एरिया हैं जो सरकार को, राज्य सरकार को पूरा करना ही करना है। एमओयू के अंतर्गत साइन किया हुआ है, ठीक है। रिसर्च, इनोवेशन, नॉलेज इकोसिस्टम, ऑपरेशन। अब यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है
कि ये 11 एरिया में से कौन कौन सा इसमें एमओयू के अंतर्गत नहीं है, राइट। जैसे डिजिटल डेटा गवर्नेंस, रूरल ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस थ्रू जल भागीदारी, कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क है, ये सब सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हम एक और चीज देखते हैं यहाँ पर, सुजलम भारत, राइट। अंडर द न्यू डिजिटल फ्रेमवर्क एवरी विलेज शैल बी असाइन्ड अ यूनिक सुजल गांव या सर्विस एरिया आईडी। अब डिजिटल फ्रेमवर्क के अंतर्गत क्या होगा, एक नई आईडी दी जाएगी हर एक विलेज को, है ना। इसको बोलते हैं सुजल गांव या सर्विस एरिया आईडी, डिजिटली मैपिंग द कंप्लीट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम फ्रॉम सोर्स टू टैप। अब इसके माध्यम से क्या होगा, डिजिटल मैपिंग की जाएगी, कहाँ से ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ तक पानी जाता है बेसिकली टैप तक, है ना। फॉर ensuring transparency and accountability, ग्राम पंचायत एंड विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी विल बी इन्वॉल्व। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, इस जो हमारा जल जीवन मिशन 0.2 है, इसके अंतर्गत जो ग्राम पंचायत है और विलेज वाटर जो एंड सैनिटेशन कमेटी है, इनको स्टैब्लिश किया जाएगा, इनको इन्वॉल्व भी किया जाएगा इसके अंदर इन द कमिश्निंग एंड फॉर्मल हैंडओवर ऑफ स्कीम्स। अब ये यहाँ से इनके माध्यम से स्कीम्स को इनको टैप करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए, ग्राम पंचायत शैल सर्टिफाई कंप्लीशन ऑफ वर्क, ये ग्राम पंचायत जो है ये सर्टिफाई करेंगे कि वर्क कंप्लीट हो चुका है, एंड डिक्लेयर इटसेल्फ हर घर जल ओनली अपॉन confirmation that adequate in village operation and maintenance mechanism have been established by the state government। जो मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। अब ये काम किसका है, ग्राम पंचायत का, कि अपने आप को हर घर जल बेसिकली ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। कौन करेगा, ये ग्राम पंचायत, है ना। और शेल सर्टिफाई कंप्लीशन ऑफ वर्क, यहाँ पर दो काम है, एक तो है कि ग्राम पंचायत को, जो पंचायत प्रधान होते हैं उनको, एक तो वर्क कंप्लीशन ये सर्टिफाई करना पड़ेगा, दूसरा ये है कि यहाँ पर अपने आप को हर घर जल ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया गया है उसके अंतर्गत, है ना। अब यहाँ पर कुछ और भी स्कीम्स हैं जिनको हमको देख लेना है, इसी के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अमंग द अदर स्कीम्स ऑफ द जल शक्ति मिनिस्ट्री, नमामि गंगे एंड द इंटरलिंकिंग वाटर रिवर, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर आर इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम है जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जून 2024 में बेसिकली इसको लॉन्च किया था, है ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्रोग्राम बेसिकली बोले फ्लैगशिप स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसमें क्या होगा, इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू अकॉम्प्लिश ट्वेन ऑब्जेक्टिव। इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, क्या है, एक तो इफेक्टिव अवेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, जैसे गंगा नदी में पॉल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो इसका अवेटमेंट करना या यहाँ से पॉल्यूशन को हटाना। दूसरा कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा, जो नेशनल रिवर गंगा है बेसिकली उसका एक तो कंजर्वेशन और रिजुविनेशन, है ना, कि दोबारा से उसके जीवंत करना है। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव है नमामि गंगे के। अब इसमें मेन पिलर्स ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम सारा सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये याद रखना प्लेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मेन पिलर हैं कि एक तो सीवेज ट्रीटमेंट, जैसे कि अब ऐसा नहीं होगा गंगा में सीधे सीवेज ट्रीटमेंट बिना उसके सीवेज जो पाइपलाइन है सीधे वहाँ पे जाके होती है। अभी भी देखेंगे न्यूज़ में मिलता है ना कि बहुत सारे शहरों से जब निकलती है गंगा तो सीवेज जो प्लांट होता है या पानी सीधे जाके गंगा में मिल जाता है। नहीं, अब क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पानी जाके गंगा में मिलेगा। सीवेज ट्रीटमेंट है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर रिवर फ्रंट डेवलप करना है ना। अभी देखेंगे इसमें पिक्चर में हम लोग, और यहाँ पर रिवर सरफेस क्लीनिंग, बायोडाइवर्सिटी, एफॉरेस्टेशन है। एफॉरेस्टेशन दोनों तरफ हमको पेड़ लगाने गंगा के इधर उधर। पब्लिक अवेयरनेस भी है इसके अंतर्गत। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग है, गंगा ग्राम ये भी स्टैब्लिश करना है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो है इंडस्ट्री से निकलने वाला जो भी वेस्ट है बेसिकली उसकी मॉनिटरिंग करना है। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर, अब ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं 8 पिलर्स ऑफ एक्शन है। यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट सबसे पहले कि जो शहरों से आता है, जो है ना वेस्ट आता है घर से निकला या इंडस्ट्री से निकला, उस ट्रीटमेंट करना है। पेड़ लगाना है दोनों तरफ गंगा के इधर उधर, है ना। बायोडाइवर्सिटी को ध्यान रखना है। इंडस्ट्रियल एफिलिएंट मॉनिटरिंग करना है, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट उसको मॉनिटर। गंगा है ना बेसिन जैसे दूसरा पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना है। ये एक गंगा टास्क फोर्स है, इसको बेसिकली डेवलप करना है।
कनेक्टिंग सरप्लस टू डेफिसिट, यहाँ कैन बेतवा लिंक के रिगार्डिंग बात की है, वो हम बाद में बात करें। तो उसके ट्विन ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, है ना। अब बात करते हैं इंटरलिंकिंग रिवर, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, राइट। इंटरलिंकिंग रिवर का मतलब है कि कनेक्टिंग सरप्लस टू डेफिसिट, राइट। अब इसके लिए सरकार ने कितना अलॉट किया था, 44,605 करोड़ रुपए, राइट ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अब मेनली यहाँ पर हमको देखना है कि कौन कौन सी नदियों को लिंक किया जा रहा है। तो सबसे पहले कैन बेतवा प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है। ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो अभी किन दो राज्यों के बीच में है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। महानदी है ना, गोदावरी लिंक प्रोजेक्ट है, ये है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है। गोदावरी एंड कृष्णा है आंध्र प्रदेश, है ना। गोदावरी कृष्णा ये तेलंगाना है, कृष्णा पेन्नार लिंक है आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। पारतापी नर्मदा लिंक है महाराष्ट्र गुजरात के बीच में, और वेदवती वर्धा लिंक है ये कर्नाटका के बीच में, राइट ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर अब नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है रिलेटेड टू वाटर इन इंडिया। हम देखते हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान में वाटर जो वाटर के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस है। सबसे पहले बात करते हैं हम कि क्या ये फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू वाटर एज अ फंडामेंटल राइट, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, क्या ये हमारा मूल अधिकार है ना, पानी, राइट टू वाटर, ठीक है। In India, the constitutional right to access to clean drinking water can be drawn from the right to food and the right to clean environment and the right to health, all of which be protected under the broad headings of the right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution। जैसे हमारे संविधान का जो आर्टिकल 21 है, वहाँ पर राइट टू लाइफ इसकी गारंटी दी गई है। और इस राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है राइट टू हेल्थ भी आता है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी आता है, और राइट टू फूड भी आता है। तो अब जब जो तीनों आते हैं तो यहाँ से ही हमने क्या किया, इन्फोर्ड कर लिया राइट टू एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंदर भी एक इन्फर्ड राइट है, समझ रहे हैं। इन्फर्ड राइट मतलब ये मेन राइट से कोई और राइट निकलता है, इसके इन्फर्ड राइट उससे ड्रॉन कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं इन्फर्ड राइट। तो राइट टू एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमारा एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू फूड है ना, इससे ड्रॉ किया हमने, राइट टू फूड से ले सकते हैं राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू हेल्थ है ना, और अल्टीमेटली राइट टू लाइफ आर्टिकल 21। अब देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में क्या बोला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि वाटर इज द बेसिक नीड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। जो पानी है के लिए किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए एक बेसिक नीड है उसके सर्वाइवल के लिए, hence is a part of right to life and human rights, right enshrined आर्टिकल 21। तो आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट ने भी 2000 में जो केस था नर्मदा बचाओ आंदोलन, वहाँ पे इसको अंडर आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ के अंतर्गत रखा है, ठीक है। ये याद रखना है। एक और केस था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2002 का केस है। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, राइट टू वाटर इज अ राइट टू लाइफ एंड दस अ फंडामेंटल राइट। यहाँ पर भी ऐसा ही दोबारा इसको क्लैरिफाई किया। अब बात करते हैं आर्टिकल 48A डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ना, DPSP। वहाँ पे प्रोवाइडेड दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country। यहाँ पे बात की गई कि स्टेट श्योर प्रयास करेगा है ना, और प्रोटेक्ट करने की, इम्प्रूव जो एनवायरनमेंट है हमारा उसको सेफगार्ड है ना, जो फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ है इस देश का, जो फॉरेस्ट है वाइल्ड लाइफ है और जो एनवायरनमेंट है इसको इम्प्रूव करने के, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए राज्य क्या करेगा, यहाँ पर प्रयास करेगा। तो उसमें वाटर भी आता है कहीं ना कहीं, अगर वाटर नहीं होगा तो वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट कैसे सर्वाइव करेगा, राइट। यहाँ पे आर्टिकल 15(1)(a) क्लॉज जी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये स्पेसिफिकली डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटी विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, है ना। यहाँ हर एक जो सिटीजन है इस देश का, भारत का हर एक जो नागरिक है उसकी ये ड्यूटी है to protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers, wildlife and to have compassion with the living creature। तो हमारे एज बीइंग सिटीजन ये हमारी ड्यूटी है कि हमको क्या करना है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, जैसे फॉरेस्ट है, लेक्स रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, इनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, इनको इम्प्रूव करना है, और जो लिविंग क्रिएचर उनके प्रति कंपैशन बना के रखना है।
एक आर्टिकल और है आर्टिकल 262, ये बात करता है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज। इंटर स्टेट वाटर जो डिस्प्यूट देखने को मिलता है, जैसे पंजाब हरियाणा दिल्ली के बीच में यमुना जी के वाटर के शेयरिंग को लेकर जो है ना डिस्प्यूट मिलता है, उसके एडजुडिकेशन की बात करता है ये, है ना, उस डिस्प्यूट के एडजुडिकेशन की बात। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका क्लॉज 1 है, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the water of or in any interstate river or river valley। ये पार्लियामेंट लॉ के माध्यम से एक ऐसा मैकेनिज्म एस्टेब्लिश कर सकती है ना, डिस्प्यूट एडजुडिकेशन के लिए, कि यहाँ पर कि कितना पानी कौन राज्य यूज करेगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंट्रोल कितना कौन सा राज्य करेगा, उसके लिए एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें दी गई हैं, तो आपको याद रखना है यहाँ पर। दूसरा एक और बात चीज़ याद रखना है यहाँ पर कि यूजिंग द पावर गिवन बाय द पार्लियामेंट एनेक्टेड द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में, है ना। तो इसी का यूज करते हुए क्या किया था केंद्र सरकार ने, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, है ना, एक्ट बनाया था 1956 में। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिटिकल एस्पेक्ट है यहाँ पर कि एंट्री 17 स्टेट लिस्ट सेकंड, यानी जो स्टेट लिस्ट है उसमें 7th शेड्यूल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे कहता है वाटर दैट इज टू से वाटर सप्लाईज, इरिगेशन एंड कैनाल्स, ड्रेनेज एंड एम्बार्कमेंट्स, वाटर स्टोरेज एंड वाटर पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एंट्री 56 ऑफ द लिस्ट 1, ठीक है ना। यानी देखिए यहाँ पर जो स्टेट लिस्ट दी गई है, चूंकि वाटर राज्य का विषय है ना, जैसे इट मींस दैट द स्टेट हैव द अथॉरिटी टू लेजिस्लेट ऑन वाटर रिलेटेड इश्यूज सच एज इरिगेशन, वाटर सप्लाई, कैनाल्स एंड एनवायरनमेंट विद इन देयर टेरिटरी, है ना। लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट बात करते हैं वाटर पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार लॉ बना सकती है, इसको ध्यान रखना है, इसको रेगुलेट करने के लिए सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल्स, ड्रेनेज, एम्बार्कमेंट, जैसे इसके लिए सरकार ने क्या किया था, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट भी बनाया था 1956 में, है ना, कि अगर राज्यों के बीच में अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए क्या कर सकती है सरकार, केंद्र सरकार बेसिकली लॉ बना सकती है। तो याद रखना, वैसे तो चूंकि वाटर जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है ना, तो प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं इस पर स्टेट सरकार क्या कर सकती है, कोई भी लेजिस्लेशन बना सकती है, लॉ बना सकती है रिलेटेड टू इशू ऑफ इरिगेशन के रिगार्डिंग, वाटर सप्लाई के रिगार्डिंग। जैसे कई राज्यों में क्या हुआ है कि अब आप वाटर बोरवेल नहीं खोद सकते हैं, इतनी दूरी होना चाहिए, इतना डिस्टेंस होना चाहिए, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए। तो ये स्टेट स्पेसिफिक चूंकि रेगुलेशन होते हैं, लॉज होते हैं, है ना, इसको आप याद रखना है। यहाँ पर एंट्री 56 लिस्ट 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर्स वैलीज टू extent which the regulation and development under the control of the union is declared by the parliament by law to expedient in the public interest। यहाँ पे जैसे मैंने हम बात की थी ऊपर अभी कि ये एंट्री 56 लिस्ट 1 यानी जो यूनियन लिस्ट है ना, वहाँ पे क्या बात की है, रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड वैली, जो रिवर वैली से उनके डेवलपमेंट, उनके रेगुलेशन के रिगार्डिंग पार्लियामेंट क्या बना सकती है, लॉ बना सकते हैं, इसको रेगुलेट कर सकते हैं, है ना, इसको ध्यान रखना है आपको। इट गिव्स द यूनियन गवर्नमेंट पावर फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सच रिवर्स इफ डिक्लेयर्ड नेसेसरी फॉर द पार्लियामेंट, ठीक है ना, इसको याद रखना है। अब यहाँ पर बात की गई है, द क्वेश्चन की बात करते हैं लोग, हम क्वेश्चन देखते हैं। द सुजलगांव आईडी इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इश्यूड टू रूरल हाउसहोल्ड रिसीविंग पाइप्ड वाटर सप्लाई, ठीक, एक तो यह है। तो कोड यूज्ड टू मॉनिटर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन विलेज, ये नहीं हो सकता। आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइंड टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अंडर द रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, ये नहीं है। स्कीम बेस्ड यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर दैट इनेबल्स कंप्लीट डिजिटल मैपिंग ऑफ रूरल पाइप वाटर सप्लाई एसेट्स, राइट। तो ये चारों में से क्या होगा हमको ये देखना है। तो यहाँ पे 4th वन इसका जो है स्कीम बेस्ड यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर्स दैट इनेबल्स कंप्लीट डिजिटल मैपिंग ऑफ रूरल पाइप वाटर सप्लाई एसेट, राइट। उसको क्या करता है, ये देखता है ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इज इश्यूड टू रूरल हाउसहोल्ड्स रिसीव पाइप वाटर सप्लाई। ये ऐसा नहीं है कि हर एक हाउस होल्ड को, ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये कितना करना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये सुजल आईडी बेसिकली गांव का, पूरे का गांव का आधार कार्ड है, ये मान के चलते हैं।
वाटर के रिगार्डिंग। ठीक, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते हैं। जल जीवन मिशन वॉज लॉन्च इन 2022, ऐसा तो नहीं, 2019 में लॉन्च किया गया था। व्हाट इज द मैटर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करते हैं तो ओनली बी है ना, तो वाटर के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात की थी, राइट। सुजलम भारत मिशन है, इसको हम लोग दूसरे उसमें लेक्चर में देखेंगे। होप सो कि आप लोगों को ये हमारा लेक्चर आज का अच्छा लगा हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हुई होंगी, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर वीडियोस के साथ में। धन्यवाद।